हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 378 थेफ्ट यानी कि चोरी के बारे में। चोरी क्या होती है और के इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, इलस्ट्रेशंस क्या होंगी, और जो सेक्शन 378 है इसमें जितनी एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं वो भी सारी आज की वीडियो में ही कवर करूँगा। ये वीडियो हालांकि थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ इस सेक्शन के, और साथ में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, केस लॉस दूंगा, बताऊंगा, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी होगी। और अगर आप एलएलबी कर रहे हो, लॉ स्टूडेंट हो या फिर लॉयर हो, एडवोकेट हो, तो आपको ये केसेस जो हैं साथ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो सेक्शन 378 है इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, वो डील करता है थेफ्ट से यानी कि चोरी से। इसमें चोरी की डेफिनेशन बताई गई है, चोरी क्या होती है। अगर हम बेयर एक्ट देखें इंडियन पिनल कोड का, तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने गलत इरादे से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उस पर्सन की मर्जी के खिलाफ, उस पर्सन की मर्जी के खिलाफ उस प्रॉपर्टी को मूव करता है या फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर जाता है अपने साथ, उसको हम कहेंगे कि उसने क्या किया, उसने चोरी करी है। लेकिन इस सारे सेक्शन को रीड करने के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें गहराई से देखना पड़ेगा। ये सेक्शन कोई आम आदमी रीड करेगा तो उसको समझ लग जाएगा चोरी क्या होती है, लेकिन हम क्या हैं, हम लॉ स्टूडेंट हैं और हम एडवोकेट्स हैं। हमें इसकी बारीकी पता होना चाहिए। इस एक्ट में जितने वर्ड लिखे हुए हैं, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, टेकिंग है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए गहराई में। तभी तो अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है चोरी करके, तो अगर हमने उसके बिहाफ पे कोई केस लड़ना है तो हमें ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, हम उसको कम से कम सज़ा कैसे दिलवा सकते हैं। हम बात करेंगे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में वन बाय वन, आपको साथ में एग्जांपल समझाऊंगा। सबसे पहले जो चोरी में 5 इंग्रेडिएंट्स होने ज़रूरी हैं, 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तभी वो एक चोरी कहलाएगी। कौन कौन सी चीज़? सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन, अगले की गलत इरादा। टू टेक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को लेने का उसका गलत इरादा होना चाहिए, अपने पास लेने का। सेकंड, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, जो प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, यानी कि चल संपत्ति होनी चाहिए। अगर वो अचल संपत्ति की चोरी नहीं कर सकता, आप लैंड की चोरी कर सकते हो, लैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हो, नहीं रख सकते। सो इसीलिए चोरी तभी मानी जाती है जब किसी अचल संपत्ति की चोरी हो, मतलब कि आपकी गाड़ी हो सकती है, आपके पैसे हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लैंड के साथ जुड़ी ना हो। तीसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें ये आता है टेक आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, उसका गलत इरादा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उसने किसी की पोजेशन से लिया है, मतलब कि जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसकी पोजेशन से उसने अपने पास ले ली। फोर्थ पॉइंट, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन, उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उससे चली गई है, उसको बिना बताए अगर हम किसी की प्रॉपर्टी लेंगे अपने पास तो हम चोरी ही कहलाएगी वो। पांचवा पॉइंट, देयर मस्ट बी सम मूवेबल प्रॉपर्टी मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति ने जहाँ पे वो प्रॉपर्टी रखी थी उसी जगह से हमने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को हटा लिया और अपने पास लेकर आ गए, उस जगह से उस प्रॉपर्टी को क्या किया, मूव किया।
अब फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, उसका गलत इरादा होना चाहिए चोरी करने का। गलत इरादा इन द सेंस मीन्स कि उसका पहले से ही मोटिव होना चाहिए, उसका पहले से ही मन में ये होना चाहिए कि मैंने उसको चोरी करनी है, उसके पास जाकर चोरी करनी है और उसको नुकसान पहुंचाना है, उसको लॉस करना है उस चीज़ का। ओके, अब चोरी के अंदर जो है एक का नुकसान होता है, दूसरे का फ़ायदा होता है। अगर आप डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे, डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। लेकिन चोरी के अंदर अगर हम अकेला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी चोरी करते हैं, ओके, तब भी वो चोरी ही मानी जाएगी। वो कैसे? मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी एंड सी। ओके, ए के पास 3 गायें होती हैं, ए ने बी के कुछ पैसे देने होते हैं। अब सी को पता है कि ए ने बी के कुछ पैसे देने हैं। वो क्या करता है, सी नाम का व्यक्ति जो है ए के पास जाता है, ए की जो 3 गायें होती हैं उसको चुराता है और उन्हीं गायों को जो है बी को दे देता है। इसमें सी को कोई फ़ायदा हुआ? सी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें किसको फ़ायदा हुआ? बी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि बी ने जो था ए से पैसे लेने थे, लेकिन सी ने उसकी हेल्प करी, उसको उसकी जो चीज़ थी चोरी कर कर उसको दी, इसीलिए सी जो है थेफ्ट के लिए चार्ज होगा। लेकिन इसमें चोर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, अगर वो किसी चोरी में ना हो तो क्या वो चोरी कहलाएगी? मीनिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बिना गलत इरादे से मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत, मतलब कि उसको ये पता नहीं है, वो अपनी चीज़ समझकर कोई चीज़ गलती से उठा लेता है, तो क्या वो भी चोरी कहलाएगी? अगर कोई चीज़ गलती से उठाई जाती है उसके बिहाफ पे, तो क्या वो चोरी होगी? नहीं फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ जो है गलती से कोई उठा लेता है अपनी समझकर, ओके, अपनी समझकर अगर कोई व्यक्ति गलती से उठा लेता है तो वो चोरी नहीं होती। उसको जो है डिफेंस मिल सकता है सेक्शन 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट इंडियन पिनल कोड के अंदर। अब फ्रेंड्स, चोरी में एक और बात आ जाती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चोरी जिसने की हो और वो प्रॉपर्टी को परमानेंट ही अपने पास रखना चाहता हो। अगर चोरी टेम्परेरी तौर पर भी की जाती है तभी भी वो चोरी मानी जाएगी। इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक केस था प्यारे लाल का केस। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो चोर था, ओके, जिसके ऊपर चोरी का चार्ज लगा था, उसने क्या किया था, उसने सरकारी जो फाइल थी वो अपने ऑफिस से लेकर अपने घर में आया ताकि वो किसी को जो है फाइल शो कर सके, ताकि वो इंफॉर्मेशन लीक कर सके। उसने ऐसा करा था और फिर 2 दिन बाद उसने जो है ऑफिस में फिर से वो फाइल रख दी जाकर। ओके, तो उसके ऊपर चोरी का चार्ज लगा था और उसने ये कहा था कि उसने तो अकेला टेम्परेरी तौर पर जो था वो फाइल ली थी। लेकिन इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये ऐसा नहीं है, चाहे आपने थोड़े टाइम के लिए बिना मर्जी से किसी की वो चीज़ लेकर गए हो, ओके, तब भी वो चोरी ही मानी जाएगी। अब दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही चीज़ के लिए उसका गलत इरादा हो सकता है, उसकी गलत इंटेंशन हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति अपनी ही चीज़ की चोरी के लिए भी थेफ्ट के अंदर पनिश हो सकता है। वो कैसे? अगर आप इलस्ट्रेशन जे पढ़ोगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आप रीड करोगे तो आपको समझ लग जाएगा। इस इलस्ट्रेशन में ये बताया है कि ए एक व्यक्ति होता है, वो जेड के पास जाता है, जेड को जो है रिपेयर करने के लिए अपनी वॉच देता है, ओके, और रिपेयर के बदले में जेड उससे कुछ पैसे लेता है। पैसे लेगा ही। अब अगर कोई व्यक्ति किसी को सर्विस देगा तो उसके पैसे तो लेगा ही। अब जेड जो है उसको पैसे के लिए कहता है, ए उसको पैसे नहीं देता है। ओके, जेड क्या करता है, जेड उसकी वॉच को अपने पास रख लेता है जब तक वो उसके पैसे नहीं देता। इसमें ए क्या करता है, ए जो है जेड की पोजीशन से वो वॉच जो उसने उसको रिपेयर करने के लिए दी थी वो चोरी कर लेता है जेड की पोजीशन से, जेड को बिना बताए वो उठा लेता है। ओके, तो इस केस में हालांकि घड़ी जो है ए की थी, लेकिन इसमें भी ए के ऊपर चोरी का चार्ज लग सकता है। चोरी के लिए ए को भी सजा हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसी की थी। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको सेकंड इंग्रेडिएंट्स बताया था मूवेबल प्रॉपर्टी का। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है चल संपत्ति, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की जाने वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी होती है
ऐसी प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है या फिर गलत इरादे से उसको अपने पास रखा जाता है विदाउट उसकी मर्जी के बिना, विदाउट जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी मर्जी के बिना, तो वो भी चोरी कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिजली है, क्या उसकी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में आएगा या नहीं? फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है वो एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का एक्ट है। इसके अंदर सेक्शन 39 डील करता है इससे। ये इंडियन पिनल कोड में चोरी के लिए सज़ा नहीं बताई गई, बिजली के लिए सज़ा नहीं बताई गई, सॉरी। बिजली की अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। अब आप कहोगे सर लेकिन बिजली की तो उसने चोरी ही करी, तो उसको जो है इसके अंदर क्यों नहीं सज़ा मिलेगी? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने जो है इंडियन पिनल कोड के पहले लेक्चर देखे हैं मेरे, उसमें मैंने एक सेक्शन 5 बताया था। सेक्शन 5 डील करता है स्पेशल लॉ, ओके, एंड लोकल लॉ के ऊपर, कहाँ पे इंडियन पिनल कोड नहीं लगेगी। इंडियन पिनल कोड अगर कोई स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाता है, कोई लोकल लॉ आ जाता है, तो वहाँ पे जो है इंडियन पिनल कोड नहीं लगती। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक स्पेशल लॉ है, उसमें अकेला इलेक्ट्रिसिटी की ही बात की गई है, उससे जुड़ी सारी प्रोविजंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में है। सो इसीलिए सेक्शन 378 में इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करी गई, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी गई है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, और सेक्शन 39 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के वो चोरी पनिशेबल होगी। फ्रेंड्स, इसका आगे जो है इंग्रेडिएंट्स, तीसरा इंग्रेडिएंट्स कहता है टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। वो प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन से अगर हम अपने पास लेकर आ जाते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो वो प्रॉपर्टी, वो जो एक्ट होगा वो चोरी मानी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास एक लग्जरी पेन है, ओके, आप देख लेते हो कि उसके पास एक बढ़िया सा पेन है, ये मेरे पास होना चाहिए। आपका वहाँ पे गलत इरादा आ गया कि इसको तो मैं चोरी करूँगा, इसको तो मैं अपने पास ही लूँगा। आप क्या करते हो, जब आपका फ्रेंड बाहर जाता है तो आप उसके बैग में से ये पेन जो है चुरा लेते हो, जो कि एक लग्जरी पेन होता है। आप क्या करते हो, आप उसकी पोजेशन में से, उसके पास था वो पेन, उसने अपने बैग में रखा हुआ था, आप उसके पास में से वो पेन अपने पास लेकर आ जाते हो, उसकी पोजेशन में से अपनी पोजेशन में लेकर आते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ लग गया हुआ तीसरा इंग्रेडिएंट्स भी। लेकिन इसमें एक और बात आती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की भी पोजेशन में नहीं है, ऐसे ही है पड़ी हुई, तो क्या उसको उठाना, अपने पास रखना चोरी कहलाएगी? फ्रेंड्स, वो चोरी नहीं होती अगर वो प्रॉपर्टी किसी की भी पोजेशन में नहीं है। देखिए, आप हाईवे पे जा रहे हो, आप किसी सड़क पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे सड़क पे एक डायमंड रिंग मिलती है, ओके, डायमंड रिंग मिलती है। आप देखते हो ये तो रिंग है, ये तो बहुत ही लग्जरी होगी, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी, आपको वो पसंद आ जाती है, आप उसको उठा लेते हो और अपने पास रख लेते हो, तो ये चोरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको अपने पास रखते हो और उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, ओके, जो उसका असली मालिक होता है उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, तब आप क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आ जाओगे, जो कि इंडियन पिनल कोड में ही बताया गया है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होता है किसी की प्रॉपर्टी को अपने यूज़ करना, अपने लिए यूज़ करना, वो होता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको तीसरा इंग्रेडिएंट समझ लग गया हुआ। चौथा इंग्रेडिएंट्स है टेकिंग विदाउट कंसेंट। अब चोरी के अंदर ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो उसने चीज़ उठाई है वो उस व्यक्ति की सहमति से नहीं उठाई होनी चाहिए जिसकी वो चीज़ है। अगर आपने उस व्यक्ति से पूछकर वो चीज़ ली है तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपने फ्रेंड के बैग में से पेन निकाल लेते हो। अगर आप वही चीज़ अपने फ्रेंड से पूछ कर लेते हो कि हाँ भाई मैं तेरा पेन ले रहा हूँ, और वो कह देता है हाँ ठीक है तू ले ले, ओके तू रख ले, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दी है। इसमें कंसेंट की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए कि उसकी चीज़ वहाँ से गायब है। अगर उस व्यक्ति को पता है
फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो चोरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। ओके, अब इसमें सेम यही केस में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब जो है आपका फ्रेंड है, आपकी क्लास में ही बैठा हुआ है, कहीं किसी और डेस्क में बैठा हुआ है, आप उसके बैग में से पेन निकाल रहे हो और आपका फ्रेंड ये देख रहा है कि आप उसके बैग में से पेन निकाल रहे हो, और वो अपने पास, आप जो है उसके अपना जो आप है उसका पेन जो है अपने पास रख लेते हो। उसको ये वो देख रहा है कि आपने जो है उसका पेन ले लिया है। अब वो बाद में ये नहीं कह सकता तुमने क्या करी, तुमने चोरी करी, क्योंकि उसको पता है कि हाँ उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई और ले रहा है। आगे है 5वां पॉइंट, प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड। मूव होनी चाहिए प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह पर होनी चाहिए। मतलब कि जिस जगह पर उस व्यक्ति ने रखी थी प्रॉपर्टी, उस जगह पर वो मिली नहीं। अब आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने बैग में वो पेन रखा हुआ था। अब आप उसकी मर्जी के बिना, जब वो बाहर गया था, आप बैग में से पेन उठा लेते हो। जब वो आकर देखेगा तो देखेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे पेन रखा था, कहाँ पे गया, उस जगह में से वो पेन जो है रिमूव हो गया, वो आपने अपने पास ले लिया। ये एक चौथा 5वां इंग्रेडिएंट्स है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने ज़रूरी हैं, तभी ऐसा माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने चोरी करी है। सबसे पहली चीज़, उसका गलत इरादा होना चाहिए प्रॉपर्टी को लेने का, और वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, और किसी की पोजेशन में से वो प्रॉपर्टी अपने पास लेकर आया होना चाहिए व्यक्ति जिसने चोरी करी है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है, उसको पता नहीं होना चाहिए, उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कंसेंट है तो चोरी नहीं कहलाएगी। 5वां पॉइंट है, जिस जगह पर उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी रखी थी उस जगह पर वो प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं और पे पड़ी हुई है, या फिर उसने अपने पास रखी हुई है चोर ने। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर ही ऐसा मानेंगे कि ये एक चोरी का ऑफेंस बन गया है और सेक्शन 378 की डेफिनेशन में आएगा, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 379 में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, जो कि सेक्शन 378 में बताई गई हैं। पहली ही एक्सप्लेनेशन है, ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच टू अर्थ नॉट बीन मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें हालांकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई गई है। ओके, अगर कोई चीज़ धरती से जुड़ी होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे ही वो चीज़ धरती से कट जाएगी, उसको लेकर जाया जा सकता होगा, मूव किया जा सकता होगा, वैसे ही वो चीज़ मूवेबल बन जाएगी। जैसे कि एक पेड़ है, ओके, बड़ा सा पेड़ है, काफ़ी साल हो गए उस पेड़ को वहाँ पे, वो जो है वो इमूवेबल होगा। जैसे ही उस पेड़ को काट दिया जाएगा, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन 2 ये कहती है कि जब तक आप किसी चीज़ को उसकी पोजेशन में से मूव नहीं करते, आप एक जगह से कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं करते, तब तक वो ऑफेंस थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनता। जैसे कि अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, पृथ्वी में गड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप उस पेड़ को किसी को बेच देते हो, उसकी मर्जी के खिलाफ, जिसका वो पेड़ है, जिसकी जगह पर वो पेड़ लगा हुआ है। ओके, आप किसी को पेड़ बेच देते हो। अकेला पेड़ बेचना ही एक थेफ्ट नहीं कहलाएगा जब तक आप उस पेड़ को काट कर उसको साथ में लेकर नहीं जाते, उसको मूव नहीं करते, अपने साथ लेकर नहीं जाते, तब तक वो थेफ्ट का ऑफेंस पूरा नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 में ये कहा गया है कि उस प्रॉपर्टी को हम मूव कैसे कर सकते हैं। एक तो सीधा जो प्रॉपर्टी होगी मूवेबल होगी, जिसको हम सीधा ही उठाकर लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी है, उसको चलाकर हम लेकर जा सकते हैं। ओके, जो एक कटा हुआ पेड़ है उसको हम उठाकर लेकर जा सकते हैं। लेकिन दूसरा मोड क्या होगा, दूसरा मोड होगा अगर हमें पेड़ को काटना पड़ेगा फिर उसको लेकर जाना पड़ेगा, ये दूसरे तरीके का मोड हो गया। ये कहते हैं ये सभी मोड जो हैं, ये सभी मोड मूव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन 4 में ये बताया गया है कि अगर कोई मूव की जा रही है प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल की हेल्प से, यानी कि बैलगाड़ी पे लेकर जा रहे हो, घोड़ा गाड़ी पे लेकर जा रहे हो, तब भी वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। और जो एक्सप्लेनेशन 5 है वो यही कहती है कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड दूर बैठा देख रहा है कि आप उसकी बैग में से पेन निकाल रहे हो, अपने पास रख रहे हो। अब वो देख रहा है, अब वो कुछ नहीं कह रहा आपको, सो इसका मतलब यही है कि वो चाहता है कि आप उसका पेन रख लो।
ओके, सो अगर आप वो देख रहा है, आप उसका पेन रख लेते हो, तो वो ये नहीं कह सकता कि आपने क्या करी है, आपने चोरी करी है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 378 समझ लग गया होगा। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको 379 बता देता हूँ। 378 में जो थी वो डेफिनेशन बताई गई है थेफ्ट की, लेकिन 379 में जो है वो पनिशमेंट बताई गई है, यानी कि चोरी के लिए कितनी सज़ा हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, चोरी के लिए सज़ा हो सकती है 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में फ़ाइन लग सकता है आपको, और दोनों भी हो सकते हैं, फ़ाइन भी लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है 3 साल तक की। लेकिन दोस्तों, जब चोरी करी जाती है, ओके, उसमें जो 3 साल की पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस होंगी। जितना उसने सीरियस चोरी करी होगी, जितनी प्लानिंग से चोरी करी होगी, उतनी ही चोरी की सज़ा बढ़ जाएगी। लेकिन चोरी की सज़ा इसमें 3 साल तक की बताई गई है। इससे रिलेटेड कुछ और सेक्शंस भी हैं जिसमें चोरी के बारे में बात करी गई है, वो सेक्शंस मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें स्पॉटिफाई में फॉलो कर सकते हैं, ओके, और गाना ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वो लिखना क्या होगा, हरजीत लीगल एजुकेशन या फिर नॉलेज लिखिएगा, आपको वहाँ पे जो है मेरा पॉडकास्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।